ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का कारण विमान दुर्घटना बताया गया, जो कि खराब मौसम के चलते घटी थी। लेकिन जैसे हर अपराध की कहानी में होता है, इस दुर्घटना की असली वजह भी उन लोगों ने सामने लाई है जिन्होंने इसकी गहराई में जाकर जांच पड़ताल की। ईरान के सालों से कई दुश्मन हैं, इसलिए यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि राष्ट्रपति को कौन हटाना चाहता है। लेकिन अभी सारी उंगलियां एक ही तरफ उठ रही हैं, इस्राएल का बदला। ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस घटना के बाद अफवाहों और साजिश का चलन बहुत बढ़ गया है। कई लोग इस घटना के पीछे इस्राएल का हाथ मान रहे हैं। इस्राएल के खुफिया मुहिमों को लेकर पहले से ही कई तरह की बातें होती रही हैं, इसलिए लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये दुर्घटना बदला लेने की एक कोशिश थी। 21वीं सदी में इजरायल और ईरान के बीच की परेशानी लगातार बढ़ती गई है। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात से इजरायल बहुत चिंतित है। इसलिए इजरायल ने ईरान के परमाणु कारखानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुप्त काम किए, जिनमें से एक साल 2007-8 के आसपास स्टक्सनेट नाम का कंप्यूटर वायरस हमला भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना दबदबा बढ़ा लिया है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास जैसे गुटों को मदद दी है। ये दोनों ही गुट इजरायल के कट्टर दुश्मन हैं। अप्रैल 2024 में ईरान के राष्ट्रपति रईसी के शासनकाल में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब ईरान ने सीधे हवाई हमला करके इजरायल को निशाना बनाया। इस चौंकाने वाले कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित हो गया और दोनों देशों के बीच पहले से ही खराब संबंध और भी बिगड़ गए। इसी बढ़ती दुश्मनी के माहौल में वह दुखद दिन आया। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर एक सामान्य यात्रा पर निकला था, लेकिन नियति कुछ और ही थी। ईरान के पहाड़ी उत्तर पश्चिम इलाके में उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर को घने कोहरे और बारिश का सामना करना पड़ा, ऐसा आधिकारिक तौर पर बताया गया। खराब मौसम को ही हेलीकॉप्टर की खराब लैंडिंग और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। राष्ट्रपति रईसी की मौत से ईरान और पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म था। #मोसाद और #रेज़ीक्रैश जैसे हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे थे। कई तरह के सिद्धांत, कुछ भरोसेमंद तो कुछ बेतुके, तेजी से फैल रहे थे। कुछ लोगों ने तो विमान में छेड़छाड़ की आशंका जताई, जबकि कुछ ने हत्या के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का दावा किया। कुछ ने यहां तक कह दिया कि पायलट को अपने पाले में मिला लिया गया था, जिससे राष्ट्रपति की यात्रा की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठ खड़े हो गए। राष्ट्रपति के काफिले में शामिल 2 अन्य हेलीकॉप्टरों का बच जाना इस आग में और घी डालने जैसा था। कुछ लोगों का कहना था कि यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई थी। उनका मानना है कि यह ईरान द्वारा इजरायल की धरती पर हालिया किए गए ड्रोन हमले का बदला है। रूसी साजिश सबरेडिट के बड़े लोगों ने इस हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे की दूसरी वजहों के बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने 15 मई को हुई एक नाकामयाब हत्या की कोशिश का जिक्र किया, जिसमें स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को मारने की कोशिश की गई थी। हाउस ऑफ कल्चर में एक सरकारी मीटिंग के बाद रॉबर्ट फिको मैदान में लोगों को मिल रहे थे और उनसे हाथ मिला रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया कि फिको उनके पास आए और उसने पास ही से उन्हें बंदूक से गोली मार दी। तब रेडिट यूजर को एक बात समझ में आई। उसने देखा कि 4 देशों के नेताओं ने कहा था कि वो WHO की महामारी संधि से अलग हो जाएंगे। इनमें स्लोवाकिया, ईरान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के नेता शामिल थे। अगर नीदरलैंड या न्यूजीलैंड के नेताओं पर किसी भी तरह की हत्या के प्रयास की खबर आती है, तो हमें इस रेडिट यूजर के अंदाजों पर ज्यादा गौर करने की जरूरत पड़ सकती है। ये अंदाज सिर्फ गुमनाम ऑनलाइन लोगों तक ही सीमित नहीं रहे। ईरान और बाहर के बड़े लोगों ने भी शक की बातें करने लगे। ईरानी सरकारी टीवी पर टीचर और जानकार फवाद इजादी ने गलत हरकत होने का जिक्र किया। उन्होंने इस इलाके में मोसाद के होने और पूरी जांच की जरूरत बताई। बेंजामिन रुबिनस्टीन, जो यहूदी विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा और इजरायलियों की तोड़फोड़ होने की बात को नहीं माना। इजरायल का साथ देने वाला अमेरिका एक मुश्किल हालात में फंस गया था। कुछ अमेरिकी अफसरों ने ईरानी लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई, लेकिन कुछ पर तो खुद शामिल होने का इल्जाम लग गया। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने हादसे के लिए हवाई जहाज के पुर्जों पर अमेरिका की पाबंदियों को जिम्मेदार ठहराया, ये बताते हुए कि ईरान को पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब ईरानी अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू की तो पूरी दुनिया ने घबराहट से देखा। क्या नतीजे किसी प्राकृतिक हादसे को बताएंगे या वे गलत हरकत के सबूत ढूंढ निकालेंगे? ऐसा लगता है कि जवाब इस बात से जुड़े थे कि राष्ट्रपति रईसी उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में क्यों सवार थे। राष्ट्रपति रायसी कहां जा रहे थे और क्यों? उस दुर्भाग्यपूर्ण रविवार की सुबह जल्दी
राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने ईरानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। वे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ पूर्वी अजरबैजान जा रहे थे, जहां वे अरास नदी पर बने 2 प्रमुख जलविद्युत बांधों किजकलासी और खोदा अफरीन का उद्घाटन करने वाले थे। ये बांध दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक थे, लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था। जब ईरान में सुबह हुई तो हवा में उत्साह का माहौल था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी कर रहे थे, जो एक पड़ोसी सहयोगी के साथ संबंधों को मजबूत करेगी और क्षेत्रीय विकास के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। दिन का कार्यक्रम उन्हें राजधानी से पूर्वी अजरबैजान के सुंदर प्रांत तक ले जाने के लिए निर्धारित किया गया था, जहां 2 बांधों का उद्घाटन जलविद्युत शक्ति के एक नए युग की शुरुआत का वादा करता था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति रईसी की उपस्थिति इस द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व का प्रमाण थी। परियोजनाओं से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद थी, जो दोनों देशों के सतत विकास में एक कदम आगे है। फिर भी जब हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल को लेकर उड़ान भरी, तो कोई भी उन दुखद घटनाओं का पूर्वाभास नहीं कर सकता था जो जल्द ही सामने आने वाली थीं। उस उदास रविवार को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हुए भाग्य की ओर बढ़ रहा था। स्थानीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे अप्रत्याशित घटना घटी। ईरानी राष्ट्रपति और 7 अन्य व्यक्तियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में किजकलासी बांध से लगभग 58 किलोमीटर दक्षिण और ऊजी गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक आपदा का सामना करना पड़ा। राज्य मीडिया ने बताया कि हेलीकॉप्टर बेल 212 मॉडल का था। यह मॉडल 1960 के दशक में कनाडाई सेना के लिए एक अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया था। सरकारी ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर में 6 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य सवार हो सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान में बेल 212 से जुड़ी आखिरी घातक घटना अप्रैल 2018 में हुई थी, जब एक चिकित्सा निकासी के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति राइसी के अलावा कई महत्वपूर्ण लोग भी सवार थे। इनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और अयातुल्ला मोहम्मद अली अल-हशम शामिल थे। अयातुल्ला हशम एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु थे और पूर्वी अजरबैजान में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम के प्रमुख IRGC ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद मेहदी मौसवी, पायलट कर्नल मोहसिन दरियानुश और कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफी और तकनीशियन मेजर बहरूज कादिमी भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। राष्ट्रपति राइसी उन राजनीतिक नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिनकी मौत रहस्यमय हवाई दुर्घटनाओं में हुई है। राष्ट्रपति पद को अक्सर अजेय माना जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सबसे शक्तिशाली लोगों को भी पल भर में छीन सकती है। दुनिया के कई नेताओं का अंत भयानक हादसों में हुआ है। 18 सितंबर 1961 को जाम्बिया में एक DC-6 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरस्केजोल्ड की मौत हो गई थी। हैमरस्केजोल्ड कांगो में गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल थे और वे कांगो के एक प्रांत कटंगा में युद्ध विराम वार्ता के लिए जा रहे थे। 17 अगस्त 1988 को एक अन्य दुर्घटना में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जिया-उल हक की भी मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में 30 लोग मारे गए थे, जिनमें पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड राफेल और वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी शामिल थे। जिया की मौत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत हो रहे थे। यह घटना अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान हुई थी। इतने महत्वपूर्ण लोगों की मौत ने साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। इन घटनाओं से पता चलता है कि उड़ान में सवार लोग और उड़ान का उद्देश्य किसी भी हत्या के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद भी ऐसी ही अनिश्चितता और चिंता का माहौल था। शुरुआत में ईरानी राज्य टीवी ने बताया कि हेलीकॉप्टर कोहरे और बारिश के कारण तबरीज में मुश्किल लैंडिंग करने के लिए मजबूर था। आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि राष्ट्रपति का दल 3 हेलीकॉप्टरों में यात्रा कर रहा था और राइसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम और क्षेत्र में कोहरे के कारण मुश्किल लैंडिंग करने के लिए मजबूर हुआ था। प्रतिकूल मौसम और खतरनाक इलाके के कारण बचाव दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। काफिले के अन्य 2 हेलीकॉप्टरों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू की, लेकिन वे भी खराब मौसम के कारण उतरने को मजबूर हो गए। जैसे जैसे रात ढलती गई, उम्मीदें कम होती गईं।
कार्यकारी मामलों के उपाध्यक्ष मोहसिन मंसूरी ने बताया कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से 2 लोगों ने बचाव दल से संपर्क किया था, जिससे यह उम्मीद जगी कि हादसा उतना गंभीर नहीं हो सकता है। हेलीकॉप्टर ढूंढने का काम समय से होड़ लगाने जैसा था। घने कोहरे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों की वजह से इसमें रुकावट भी आ रही थी। ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख ने बताया कि 40 लोगों की बचाव टीम ने लगभग 2 किलोमीटर दूर से टूटे हुए हेलीकॉप्टर को देखा और वहां तक पहुंचने में उन्हें करीब 1 घंटा लग गया। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही ईरानी रेड क्रिसेंट संस्था के सामने घने जंगल, उसकी झाड़ियों और खड़ी चढ़ाई वाली जगहों से गुजरने की बड़ी चुनौती थी। ऊपर से घना कोहरा भी था। तकरीबन 2200 मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचकर उन्हें जिंदगी की कोई निशानी नहीं मिली। सरकारी टीवी ने भी पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त जगह की धुंधली तस्वीरें दिखाईं, जिसे एक घाटी के दूसरी तरफ से देखा गया था। इसमें कुछ जली हुई झाड़ियों के पास हेलीकॉप्टर की नीली और सफेद पूंछ दिख रही थी। कुछ वीडियो भी दिखाए गए जिसमें बचावकर्मी स्ट्रेचर पर कंबल में लिपटे शवों को ले जा रहे थे। शवों को तबरीज के कब्रिस्तान में ले जाया गया। मौतों की पुष्टि सरकारी टीवी पर एक उदास घोषणा के साथ हुई, जिससे बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हालांकि पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। कुछ देशों ने दुख जताया और मदद की पेशकश की, तो कुछ चुप रहे। इससे पता चलता है कि मध्य पूर्व में दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता कितना उलझा हुआ है। सबसे ज्यादा बोलने वाले इस्राएल के दुश्मन थे, जिन्होंने इस मौके पर आरोप लगाए और साजिश की आग भड़काई। देश गहरा दुख में था। ये नुकसान बहुत बड़ा और गहरा था। राष्ट्रपति और उनके साथी दुनिया से चले गए, उनकी सेवा और सदमे में डूबे देश को छोड़कर। लेकिन अब देश के लिए और ईरान की राजनीतिक स्थिति के लिए आगे क्या होगा? ईरान की राजनीतिक को हमेशा के लिए बदल दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत ने ईरान की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। इस दुर्घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि इस तनावपूर्ण समय में ईरानी सरकार के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहने चाहिए। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यदि कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो देश के पहले उपराष्ट्रपति, इस मामले में मोहम्मद मुख्बर, राष्ट्रपति बन जाएंगे। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति संसद के अध्यक्षों और न्यायपालिका के साथ मिलकर अधिकतम 50 दिनों के भीतर एक नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाएंगे। भवी परमाणु वार्ताकार और उप विदेश मंत्री अली बागेरी कानी को कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया। इस पद पर वह अधिकतम 3 महीने तक सेवा दे सकते हैं, जिसके बाद संसद द्वारा एक स्थायी प्रतिस्थापन को नामित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस खबर के आने के बाद ईरान के पड़ोसी देशों और सहयोगियों, जिनमें सऊदी अरब, सीरिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, इराक और पाकिस्तान के नेताओं सहित से संवेदना के संदेशों की बाढ़ आ गई। इन देशों ने रईसी के भाग्य के बारे में चिंता व्यक्त की और तलाशी में सहायता की पेशकश की। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव ने ईरान को हर जरूरी मदद देने का वादा किया। हाल ही में अजरबैजान और ईरान के संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल से संबंध हैं, जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रईसी को रूस का सच्चा साथी कहा। रूस की सरकार ने बताया कि पुतिन ने ईरान के कार्यकारी राष्ट्रपति मोखबेर से फोन पर बात की और दोनों देशों के आपसी रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह इस बुरी खबर से दुखी और हैरान है। ईरान का साथ देने वाला आतंकी गुट हमास, जो ईरान की मदद से गाजा में इजराइल से लड़ रहा है, उसने भी एक बयान में ईरान के लोगों के साथ दुख जताया। लेबनान का हिजबुल्लाह, जो ईरान का साथ देता है, और यमन के हूती विद्रोही, उन्होंने भी रईसी की तारीफ में बयान दिए। सऊदी अरब, जो पहले ईरान से दुश्मनी रखता था मगर अब दोस्त बन गया है, उसने मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ होने की बात कही है। दूसरे बड़े देशों की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि यूरोपियन यूनियन और जापान ने दुख जताया। अमेरिका, जिसके ईरान के साथ अपने कुछ पुराने झगड़े हैं, उसने चुप्पी साधे रखी। राष्ट्रपति रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत ने ईरान के भविष्य पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान इस मुश्किल का सामना कैसे करेगा और इसका आसपास के देशों और दुनिया के साथ संबंधों पर क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब ईरान के आगे के सफर और दुनिया में उसकी जगह को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह घटना ईरान के लिए एक नया मोड़ है और इससे मध्य पूर्व में दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते बदल सकते हैं।
राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अचानक चले जाने से ईरान के संविधान के हिसाब से एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सबकी नजरें पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर पर हैं, जो ईरान के नियमों के हिसाब से नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ नए नेता के बारे में नहीं है, इसका ईरान की अपने देश और बाहर की नीतियों पर बड़ा असर होगा। क्या मुख्बर रईसी की नीतियों पर चलेंगे या कोई नई राह चुनेंगे? दूसरे देशों से संबंधों के मामले में भी ये एक बड़ा सवाल है। रईसी के सख्त रुख ने, खासकर परमाणु समझौते के टूटने के बाद, दुनिया के बड़े देशों के साथ ईरान के रिश्तों को एक अलग रंग दिया था। अब ईरान के दोस्त और दुश्मन दोनों ध्यान से देख रहे हैं कि नए नेता के आने से क्या बदलाव होगा। क्या मुख्बर भी वही सख्त रवैया रखेंगे या इस तनाव भरे माहौल में सुलह की कोशिश करेंगे? इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से तय होगा कि रईसी के बाद ईरान का सफर कैसा होगा। ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने देश और बाहर दोनों जगह अपनी पहचान बदल सकता है। पूरी दुनिया देख रही है कि रईसी के राष्ट्रपति रहने का क्या असर होगा और दुनिया के दूसरे देशों के साथ ईरान के रिश्ते कैसे होंगे। नए नेता के फैसले ही तय करेंगे कि इस अनिश्चित समय में आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन पर चल रहे दूसरे वीडियो के लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल के और भी मजेदार वीडियो देखें। ईरान की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है, जिससे ईरान की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और 5 दिन के राष्ट्रीय दुख की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के काम बिना किसी रुकावट के जारी रहने चाहिए, खासकर इस समय जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मौत होती है तो देश के पहले उपराष्ट्रपति, जो इस मामले में मोहम्मद मुख्बर हैं, राष्ट्रपति बनेंगे। संविधान में साफ कहा गया है कि अस्थायी राष्ट्रपति संसद और न्यायपालिका के प्रमुखों के साथ मिलकर अधिकतम 50 दिनों के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाएंगे। पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर को अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त किया जाना एक स्थिरता लाने वाला कदम माना जा रहा है, लेकिन इससे साजिश की अफवाहों को खत्म नहीं किया जा सका। विदेश मंत्री की मौत के बाद ईरान के वरिष्ठ परमाणु विशेषज्ञ और उप विदेश मंत्री अली बगैरी कानी को अस्थायी विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर अधिकतम 3 महीने तक रह सकते हैं। उसके बाद संसद द्वारा एक स्थायी विदेश मंत्री को नामित और मंजूरी दी जानी चाहिए। इस खबर के बाद ईरान के पड़ोसी और सहयोगी देशों के नेताओं, जिनमें सऊदी अरब, सीरिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं, से गहरा दुख संदेश आए। इन देशों ने रईसी के निधन पर चिंता व्यक्त की और खोज में सहायता की पेशकश की। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव ने हर संभव मदद की पेशकश की। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, जो ईरान का क्षेत्रीय दुश्मन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रईसी को रूस का सच्चा सहयोगी कहा। क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने मुख्बर से फोन पर बात की और दोनों ने रूसी ईरानी संबंधों को और मजबूत करने के आपसी इरादे पर जोर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह इस दुखद समाचार से दुखी और गहरे सदमे में है। गाजा में इजरायली सेनाओं से लड़ने वाला ईरान समर्थित हमास समूह, जिसकी ईरान से सहायता मिलती है, ने भी एक बयान जारी कर ईरान के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। लेबनान का ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह और यमन में हूती विद्रोहियों ने भी रईसी की प्रशंसा में बयान जारी किए। सऊदी अरब, जो परंपरागत रूप से ईरान का दुश्मन रहा है, हालांकि दोनों देशों में हाल ही में सुलह हुई थी, ने कहा कि वह इस मुश्किल समय में ईरान के साथ खड़ा है। पश्चिमी देशों की तरफ से कम प्रतिक्रियाएं आईं, हालांकि यूरोपीय संघ और जापान ने गहरा दुख व्यक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी रही, जिसका ईरान के साथ तनाव का अपना इतिहास है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें राष्ट्रपति रईसी और उनके साथी मारे गए, ने ईरान के भविष्य पर, उसकी सीमाओं के अंदर और उसके बाहरी संबंधों में एक लंबी छाया डाली है। ईरान इस अभूतपूर्व संकट से कैसे निपटेगा और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाजुक संतुलन के लिए इसका क्या मतलब होगा? इन सवालों के जवाब ईरान के भविष्य और विश्व मंच पर उसकी भूमिका को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह घटना ईरान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इससे मध्य पूर्व में गठबंधनों और संघर्षों में बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अचानक चले जाने से ईरान एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया में फंस गया है। अब सभी की निगाहें पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर पर हैं, जिनसे ईरान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है। यह परिवर्तन सिर्फ एक नए नेता के बारे में नहीं है,
इसके ईरान की घरेलू और विदेशी नीतियों पर बड़े परिणाम होंगे। क्या मुखबर रईसी की नीतियों को जारी रखेंगे या वह एक नया रास्ता बनाएंगे? विदेश नीति के मोर्चे पर दांव समान रूप से ऊंचे हैं। परमाणु समझौते के टूटने के बाद रईसी के मुश्किल रुख ने विश्व शक्तियों के साथ ईरान की हाल की बातचीत को परिभाषित किया है। अब सहयोगी और विरोधी समान रूप से ध्यान से देख रहे हैं, इस बात पर अनुमान लगा रहे हैं कि नए नेतृत्व में ईरान किस दिशा में जाएगा। क्या मुखबर टकराव वाले दृष्टिकोण को बनाए रखेंगे या क्या वह तनाव से भरे क्षेत्र में बाढ़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे? इन सवालों के जवाब महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रईसी के बाद के युग में ईरान की यात्रा के मार्ग को निर्धारित करेंगे। राष्ट्र एक चौराहे पर खड़ा है, घर और विदेश दोनों जगह अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के साथ। जैसा कि दुनिया देखती है, रईसी के राष्ट्रपति पद की विरासत और ग्लोबल राजनीति में ईरान की भविष्य की स्थिति अनिश्चित है। एक नए नेता के फैसले ही तय करेंगे कि इस बड़ी अनिश्चितता के समय में आगे क्या होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल के दूसरे शानदार वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर चल रहे कार्ड्स पर क्लिक करें।